हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एनर्जी पहले भी हमने चर्चा की है कि कार्य करने की जो दर है किसी भी आदमी की, वो उसकी एनर्जी को दर्शाता है। आप हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कि एनर्जी क्या है, कि किसी भी बॉडी में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके ऊर्जा में परिवर्तन होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो अब इसी से हम आते हैं इसी टॉपिक पर जस्ट इसके बाद कि कंजर्वेशन क्या कहता है? संरक्षण। मतलब कि जहां पर भी कंजर्वेशन वर्ड लग जाए किसी भी फिजिकल वेरिएबल के साथ, तो ये कहना चाह रहा है कि उसकी जो वैल्यू है, उसका जो परिमाण है, वो समय के साथ साथ नहीं बदलता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो एनर्जी है, यहां पे एनर्जी की कौन सी बात हो रही है? कुल ऊर्जा की, टोटल एनर्जी की। तो कह रहा है किसी भी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी, वो समय के साथ नहीं बदलती है। मतलब अगर हमने कहा एनर्जी, आपने पढ़ा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो टोटल एनर्जी ई है, जो कि आप जानते हैं कि इसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि इसको डिनोट कर रहे हैं के से, इसको डिनोट कर रहे हैं यू से। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। इसका सीधा सीधा दूसरा मतलब क्या निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि जो ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो केवल और केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? तो सीधा सीधा कहेंगे इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। अब अभी हमने इसके पहले वीडियो शेयर किया था वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें हमने कहा किसी बॉडी में हम कार्य कर रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो आप कहेंगे ऊर्जा तो बढ़ रही है क्योंकि वस्तु रेस्ट में थी, मूविंग में आ गई, या कोई वस्तु मूविंग में थी, हमने उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तुमने कहा तभी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो कहा फिर से ध्यान देंगे, हमने ये नहीं कहा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा नियत रहती है या स्थिति ऊर्जा नियत रहती है, हमने ये कहा कि कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, तो इस चीज को प्रूव करें, इस चीज को दर्शाते हैं। तो कह रहा है कि एक हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं इसको प्रूव करने का। फ्री फॉल बॉडी, गिरते हुए पिंड पर इस चीज को हम अप्लाई करके सिद्ध करते हैं। तो मान लिया कि ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, ये हमारा क्या है? सरफेस है। इस सरफेस से मान लिया कि टोटली कितना है? h ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। इनिशियली जब यहां पर था इसका मास m था और वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। अब इस पिंड को हमने यहां पर रखा, यही केस पूरा है, ये हमारा हाथ मानिए अर्थ सरफेस है, ये पिंड है जिसका मास है। अब इसको हम यहां से छोड़ेंगे तो क्या वो फ्रीली गिर रहा है। तो जब यहां पर था तो रेस्ट में था, तो कुल ऊर्जा क्या थी? स्थितिज। जब गति में आया तो इसकी गति ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, स्थिति ऊर्जा में कमी हो रही है। तो अब क्या यहां पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी? क्या उसके लिए यहां पर हम इस पूरी दूरी को 3 बिंदुओं पर चेक करते हैं। पहला ए, जहां पे स्टार्ट किया था। दूसरा किसी बिंदु बी पर लेते हैं, मान लेते हैं उस समय यहां से यहां तक चली गई दूरी h है। और तीसरा यहां धरातल पर जहां पर मान लिया कि
सी है। अब इन तीनों बिंदुओं पर हम क्या निकालते हैं, कुल ऊर्जा निकालते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहला हम बात करते हैं किस पर, ए बिंदु पर। जरा ए बिंदु पर स्थिति देखिए। हमने कहा इनिशियली जब इसको हमने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये किसमें है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, जो कि हमने कहा इसकी प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है, 0। ठीक, तो अगर रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अच्छा, स्थिर ऊर्जा क्या होगी, इसने कहा यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, द्रव्यमान कितना है, m है, और गिरते पिंड पर जो त्वरण लग रहा है जिसके कारण एक्सीलरेट होता है वो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए बिंदु पर अगर हमने कहा कि कुल ऊर्जा क्या होगी, E, तो कहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसा हमने कहा कि इनिशियली U बराबर क्या है, 0, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0, स्थिति ऊर्जा क्या होगी, मास आपका क्या है, mgh, टोटल कितना हो गया, mgh, इक्वेशन नंबर 1। हमने पाया गया कि ए बिंदु पर जहां बॉडी रेस्ट में थी, गति ऊर्जा 0 होने के कारण कुल ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, तो E बराबर हमारा क्या हो गया, mgh। ठीक, दूसरा कह रहा है एट पॉइंट बी बिंदु पर क्या होगा, एट पॉइंट बी पर देखिए यहां पर वेलोसिटी u बराबर 0 थी, पर यहां तो गति में आ चुकी है ना, तो गति में आई है तो यहां से यहां तक आने में इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है और स्थिर ऊर्जा में कमी हुई है। तो हमने कहा यहां से यहां तक दूरी चला है h, यहां बचा कितना, h माइनस h। इससे हम निकालेंगे क्या, इतनी ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा निकाली जा सकती है और यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी जो है निकाल ले तो हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहां पर प्रारंभिक वेग 0 था, यहां मान लेते हैं कि वेलोसिटी v हो चुकी है, किस पर, b बिंदु पर। तो यहां पर हम लगाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में तृतीय जो नियम था वो था हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, जो कि अंडर ग्रेविटी आ रहा है, प्लस 2gh। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर प्रारंभिक वेग क्या था, वहां पर 0, अब चली गई दूरी हमने कितनी ली है, h, तो क्या हो गया 2gh, v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2gh, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh। तो अगर ऐसा है तो कह रहा है अब एनर्जी फिर से निकालो, एनर्जी है E इक्वल टू k प्लस u। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो हम यहां फार्मूला लिख देते हैं कि k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। तो देखिए b बिंदु पर वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 2gh, v स्क्वायर कितना होगा 2gh, तो ये हो गया आपका हाफ m, वेलोसिटी हो गई 2gh प्लस इसी ऊर्जा। कह रहा अब अर्थ सरफेस से कितनी हाइट बची हुई है, h माइनस h, mg हाइट कितनी है, h माइनस h। सॉल्व किया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया mgh, ये ओपन किया mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया mgh, T बराबर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा पॉइंट डी पर भी एनर्जी कितनी आई, mgh, ए पर कितनी थी mgh। अब हम सी पर ले लेते हैं, एट पॉइंट सी पर यहां पर जब आ चुके हैं तो धरातल से ऊंचाई कितनी है 0, तो स्थिर ऊर्जा कितनी होगी 0।
और काइनेटिक एनर्जी तो कह रहा है यहां वेलोसिटी u बराबर 0 थी, यहां तक कितनी हाइट चल गया h। फिर वही सेम फार्मूला से क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर बराबर 0 था, दूरी कितनी चल रही है कैपिटल H, तो जाएगा 2g कैपिटल H। तो v स्क्वायर बराबर हो गया 2gh, v बराबर हो गया अंडर रूट 2gh। वेलोसिटी मालूम हो गई। अब यहां पर अगर टोटल एनर्जी निकालनी हुई E, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फिर वही फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर कितना है 2gh, ये हो गया हाफ इंटू 2gh। और हाइट यहां पर c पर क्या है धरातल से 0, तो mgh में h बराबर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0 हो गई। इस केस में 2 और 2 से कैंसिल हो गया, यम यहां पे छूटा हुआ है, यम यहां लिख ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा mgh, इक्वेशन नंबर 3। तो देख रहे हैं a पर भी एनर्जी कितनी है mgh, b पर भी एनर्जी कितनी है mgh, c पर भी एनर्जी कितनी है mgh। यही तो कह रहा था कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ कहता था कि किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहेगी। आपने देखा पिंड h ऊंचाई से धरातल तक पहुंचा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो रही थी, लेकिन कुल ऊर्जा mgh कांस्टेंट है, जो कि क्या है नियत है। यही आपका शो कर रहा है किसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित दर्शाइए, मतलब विथ एग्जाम्पल डिस्क्राइब द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तब ये एग्जाम्पल लेते हुए इस चीज को दर्शा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के वीडियो के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।